नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड वॉर टू जो दुनिया की सबसे खौफनाक मंजर में से एक था, जहां एक एक कर कई देश यहां तहस नहस हो गए। आपने वर्ल्ड वॉर टू के कुछ हिस्से ज़रूर देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसकी पूरी कहानी को स्टार्ट से एंड तक डिटेल में समझेंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका असर क्या पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड वॉर टू की असली और चौंकाने वाली कहानियाँ। वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होते ही एक ज़बरदस्त ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साय। इसमें एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्लॉज था, आर्टिकल 231। इस 231 आर्टिकल में लिखा था कि वर्ल्ड वॉर वन के सारे नुकसान की जिम्मेदारी सिर्फ जर्मनी की होगी। आप सोच के देखिए, चाहे लड़ाई में जितने भी देश शामिल हों, सजा सिर्फ जर्मनी को। असल में फ्रांस और ब्रिटेन चाहते थे कि जर्मनी वॉर की हार की भारी कीमत चुकाए। नतीजा, जर्मनी पर $33 बिलियन का जुर्माना ठोका गया, जो आज के समय में लगभग $270 बिलियन होता है। जर्मनी ने ये पैसे भरने में करीब 100 साल लगा दिए। आखिरी पेमेंट 2010 में हुई। पहली पेमेंट 1921 में हुई थी और उसके तुरंत बाद जर्मनी की इकोनॉमी का तेज़ी से पतन शुरू हो गया। जर्मनी की करेंसी थी जर्मन मार्क। 1922 में बर्लिन में ब्रेड का एक पैकेट 160 मार्क्स का आता था, पर अगले ही साल यानी 1923 में उसी ब्रेड की कीमत हो गई 200 बिलियन मार्क्स। इतनी तेज़ी से करेंसी डीवैल्यू हुई कि लोग पैसे की गड्डियों से माने स्टोव चलाते थे। जर्मनी की इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी, बेरोजगारी आसमान छू रही थी। इन्हीं हालातों के बीच में एंट्री होती है एक यंग पॉलिटिकल लीडर की, जो कि हिटलर था। हिटलर एक शानदार भाषण देने वाला नेता था, जो जनता की भावनाओं से खेलने में एक्सपर्ट था। 1923 में उसकी पार्टी नाजी पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करती है। हालांकि ये कोशिश फेल हो जाती है, लेकिन हिटलर की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। लोगों के बीच अफवाह फैलाई जाती है कि जर्मनी की हार और बेइज्जती के पीछे देश के एंटी नेशनल सोशलिस्ट और यहूदियों लोग हैं। अगले 10 सालों में प्रोपेगेंडा मशीन पूरी तरह से एक्टिव हो जाती हैं। मीडिया खरीदी जाती हैं, भड़काऊ भाषण होते हैं और लोगों के अंदर नफरत भरी जाती है। 1929 आता है, ग्रेट डिप्रेशन। जर्मनी में भूख, बेरोजगारी, दुखों की सुनामी आ जाती है। 1933 तक 6 बिलियन लोग बेरोजगार हो जाते हैं। यही वो समय था जब हिटलर खुद को जर्मनी का डिक्टेटर घोषित कर देता है और अपने सपनों का एक शक्तिशाली आर्यन जर्मन साम्राज्य बनाने निकल पड़ता है। हिटलर का सपना था एक ऐसा राष्ट्र जहां सिर्फ आर्यन रेस के लोग हों। यहूदी, स्लाविक और सोशलिस्ट के लिए उसमें कोई जगह नहीं थी। इसके लिए एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी फैलाई जाती है कि 1917 में रशियन रेवोल्यूशन यहूदियों ने करवाई थी। 1935 में पता चलता है कि जर्मनी के पास अपनी एक एयरफोर्स भी है। अब आप सोचेंगे इसमें क्या नया है। दरअसल ट्रीटी ऑफ वर्साय के मुताबिक जर्मनी अपनी कोई भी मिलिट्री नहीं रख सकता था, लेकिन हिटलर ने इस ट्रीटी को खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा था। ब्रिटेन को लगता था कि हमने जर्मनी से कुछ ज़्यादा ही कड़ा व्यवहार किया है। 1935 में एंग्लो जर्मन नेवल
एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें ब्रिटेन खुद मानता है कि जर्मनी अपनी नेवी बना सकता है। वहीं फ्रांस सतर्क हो जाता है और अपने बॉर्डर पर 450 किमी लंबी मैग्नोट लाइन बना देता है। अब हिटलर को जब लगता है कि उसकी आर्मी तैयार है और वो सबसे पहले नज़र डालता है ऑस्ट्रिया पर, एक ऐसा देश जिसे वह अपने जर्मन साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहता था। और इसी तरह से शुरू होता है वो यात्रा जो दुनिया को ले जाती है वर्ल्ड वॉर 2 की ओर। ऑस्ट्रिया हिटलर की पहली चाल थी। हिटलर का सपना था सारे जर्मन स्पीकिंग देशों को एकजुट करके एक विशाल जर्मन साम्राज्य बनाना। लेकिन यह सिर्फ सम्मान या भाषा का मामला नहीं था। असली मकसद था दूसरे देशों के संसाधनों का इस्तेमाल करना और जिन लोगों को हिटलर रेशियली सुपीरियर मानता था, आर्यन रेस, उनके लिए लैप्सरॉम यानी लिविंग स्पेस तैयार करता। फरवरी 1988 में हिटलर ने ऑस्ट्रियन चांसलर कर्ट शुस्ट्रिंग से मुलाकात की। जबरदस्ती एक एग्रीमेंट साइन कराया गया जिसके तहत हिटलर ने अपने समर्थक प्रो नाजी लोगों को ऑस्ट्रियन सरकार में जगह दिलवाई। इसका मतलब था सरकार को अंदर से तोड़ना। उदाहरण के लिए डॉक्टर हंस फिशबॉक को ऑस्ट्रिया का नया फाइनेंस मिनिस्टर बनाने की प्लानिंग थी और जेल में बंद सभी नाजियों को रिहा कर दिया गया। 1 महीने के अंदर हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। अब शुस्ट्रिंग को समझ आया कि हालात हाथ से निकल रहे हैं तो उन्होंने एक जनमत संग्रह पब्लिक वोट कराने का फैसला किया। पूछा जाए कि जनता चाहती है कि ऑस्ट्रिया एक स्वतंत्र देश बना रहे या जर्मनी के साथ जुड़ जाए। लेकिन जैसे ही हिटलर को ये खबर मिली, उसने बिना वक्त गंवाए अपनी आर्मी को ऑस्ट्रिया में घुसा दिया। ऑस्ट्रियन चांसलर खून खराबा नहीं चाहते थे, इसलिए वो त्याग पत्र देकर हट गए। हिटलर की प्रोपेगेंडा मशीनरी एक्टिव हो गई और झूठी खबरें फैलाई गईं कि वियना में दंगे हो रहे हैं और ऑस्ट्रियन सरकार ने ही जर्मन आर्मी को बुलाया है देश की रक्षा के नाम पर। और अगले ही दिन ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट भंग कर दी गई और ऑस्ट्रिया एक स्वतंत्र देश नहीं रहा। अच्छा, इसमें खास बात ये थी कि ये सब कुछ बिना गोली चले हो गया, क्योंकि बहुत से ऑस्ट्रियाई खुद भी हिटलर के समर्थन में थे। वो भी प्रोपेगेंडा का शिकार थे। उन्हें लग रहा था कि हिटलर आएगा तो ऑस्ट्रिया सुपर पावर बन जाएगा। ऑस्ट्रिया के बाद हिटलर की नज़र गई चेक बॉर्डर पर स्थित एक रीजन पर, सुडेटलैंड, जहां करीब 30 लाख जर्मन मूल के लोग रहते थे। हिटलर ने इस बात का बहाना बनाया कि यह तो हमारा इलाका है, यहाँ जर्मन रहते हैं। अब एंट्री होती है ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन की। लेकिन हिटलर कहाँ मानने वाला था। 1 साल भी नहीं बीता और मार्च 1939 में उसने पूरा चेक गणराज्य पर हमला कर दिया। इस बार थोड़ी लड़ाई ज़रूर हुई, लेकिन जर्मन आर्मी ने बहुत आसानी से इसे 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा जर्मन टेरिटरी में मिल गया और दूसरा हिस्सा बना स्लोवाक रिपब्लिक, एक नाजी पपेट स्टेट। नेविल चैम्बरलेन को इस समय काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी और यहीं विंस्टन चर्चिल, पोलैंड पर हमला और एक ही हफ्ते में तबाही। जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो उसके सामने ना ब्रिटेन टिक पाया ना ही फ्रांस। करीब 13 लाख पोलिश सैनिक मोबिलाइज किए गए थे।
लेकिन जर्मन आर्मी ने सिर्फ एक हफ्ते में उन्हें ध्वस्त कर दिया। यह इतना आसान कैसे हो गया? दरअसल की युद्ध नीति थी जिसे कहते थे ब्लिट्ज़क्रिग। ब्लिट्ज़क्रिग का मतलब होता है लाइटनिंग वॉर, यानी ऐसा युद्ध जो तेज और चौंकाने वाला हो। इसमें इस्तेमाल होती थी तेज रफ्तार टैंक, साथ में ऊपर से हमला करती थी जर्मन एयरफोर्स, और सब कुछ होता था इतनी तेजी से कि दुश्मन सोच तक नहीं पाता था। हिटलर चाहता था छोटी हो लेकिन तेज लड़ाइयाँ हों जो एक हफ्ते से ज़्यादा ना चले। अब एक चौंकाने वाली बात ये थी कि इस रणनीति में प्रभावी बनाने के लिए जर्मन सैनिकों को ड्रग्स दिए जाते थे। सही सुना आपने, पैरविटिन नाम की ड्रग दी जाती थी जिसे आज हम क्रिस्टल मेथ के नाम से जानते हैं। इससे सैनिकों को नींद नहीं आती, भूख कम लगती, थकावट खत्म होती, और थकावट खत्म होते ही उनमें एक अलग ऊर्जा आ जाती थी जिसे हम कहते हैं उनमें एक नकली आत्मविश्वास भर जाता था। दूसरे देश के सैनिक जहां रात को सोते, वहीं जर्मन सैनिक दिन रात लड़ाइयों में लगे रहते, 3 दिन तक बिना रुके। लेकिन पोलैंड पर सिर्फ हिटलर ने ही नहीं बल्कि दूसरी तरफ से सोवियत यूनियन ने भी हमला किया, और फिर दोनों देशों ने पोलैंड को आधा आधा बांट लिया। सोवियत यूनियन का कहना था कि 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन से पहले ये ज़मीन हमारी ही थी, तो हम उसे वापस ले रहे हैं। पोलैंड के बाद सोवियत की नज़र थी फिनलैंड पर। स्टालिन को डर था कि हिटलर कहीं फिनलैंड को कब्जा न कर ले, क्योंकि लेनिनग्राद यानी उनका खुद का शहर फिनलैंड बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर था। तो सोवियत यूनियन ने फिनलैंड से कहा, थोड़ी सी ज़मीन हमें भी दे दो। फिनलैंड ने साफ मना कर दिया। तो नवंबर 1939 में सोवियत यूनियन ने मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया। वो कहा जाता है ना, कमज़ोर लेकिन ज़िद्दी, फिनलैंड की ज़बरदस्त लड़ाई। हालांकि सोवियत की आर्मी काफ़ी बड़ी और ताकतवर थी, लेकिन फिनलैंड ने हार नहीं मानी। 2 महीनों से ज़्यादा ये जंग चली और सोवियत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। मार्च 1940 में एक मॉस्को एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत फिनलैंड को 11% ज़मीन छोड़नी पड़ी, लेकिन वो अपना देश बचा ले गए। हिटलर की असली नज़र नॉर्वे और डेनमार्क पर थी। इस बीच अप्रैल 1940 में उसने अपनी प्लानिंग पूरी कर ली। 9 अप्रैल को उसने अपनी रणनीति से अगला टारगेट बना डेनमार्क, जिसे कुछ ही घंटों में कब्जा कर लिया गया, और फिर नॉर्वे, जहां थोड़ी बहुत रुकावट आई, लेकिन जर्मन आर्मी ने वहां भी जीत हासिल की। नॉर्वेजियन सरकार जान बचाकर लंदन भाग जाती है और वहां जाकर एक गवर्नमेंट इन एक्साइल बनती है। हिटलर नॉर्वे में अपनी प्रो नाजी सरकार बिठा देता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इसे लगातार हार को झेल नहीं पाते और 10 मई 1940 को इस्तीफा दे देते हैं। यही वो दिन था जब हिटलर ने अगली सबसे बड़ी चाल चली, फ्रांस और बेल्जियम पर हमला। जर्मन ने फ्रांस पर चढ़ाई की एक ऐसे रास्ते से जिसे फ्रेंच मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने नामुमकिन माना था, आर्डनेस फॉरेस्ट। ये एक घना और कठिन जंगल था जिसके बारे में फ्रांस को पूरा विश्वास था कि कोई भी आर्मी यहाँ से नहीं आ सकती, लेकिन हिटलर ने ठीक इसी भरोसे को तोड़ा। 40,000 से भी ज़्यादा मिलिट्री व्हीकल्स और ग्रुप ए के तहत जर्मन आर्मी इस फॉरेस्ट को पार करके सीधे सेडान पहुंचती है। 15 मई 1940 को इसे कैप्चर कर लिया जाता है
उधर ब्रिटिश और फ्रेंच सैनिक बेल्जियम में ग्रुप बी के साथ लड़ रहे थे। उन्हें खबर तक नहीं थी कि उन्हीं के पीछे से जर्मन आर्मी घुस चुकी है। अचानक वो 3 दिशाओं से घिर जाते हैं। एक ही रास्ता बचता है, समुद्र की ओर, डंकार्क पोर्ट। अब बात करते हैं उस मूवमेंट की जिसे इतिहास में डंकर्क इवैक्यूएशन कहा जाता है। करीब 4 लाख एलाइड ट्रूप्स डनकर्क के बीच में फंसे हुए थे। यहाँ एलाइड ट्रूप्स का मतलब है ब्रिटेन और फ्रांस की फौज, जो हिटलर के खिलाफ लड़ रही थी। और हिटलर के साथ जो देश थे उन्हें कहा जाता था एक्सिस पावर। अगर इन सैनिकों को समय पर बचाया ना जाता तो शायद ब्रिटेन और फ्रांस की हार निश्चित थी। 26 मई 1940 ऑपरेशन डायनमो लॉन्च किया जाता है। इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री इवैक्यूएशन शुरू हुआ। जमीन पर जर्मन आर्मी बीच तक पहुंच चुकी थी। आसमान से जर्मन एयरफोर्स बमबारी लगातार किए जा रही थी। फिर भी एक चमत्कार होता है साधारण नागरिकों की मदद से। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म डंकर्क ने इस घटना को बेहद खूबसूरती से दिखाया है। पहली, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स जो आसमान से अपने सैनिकों को कवर दे रही थी। सिविलियन की फिशिंग बोट्स जो इंग्लिश चैनल पार करके सैनिकों को बचाने निकली थी। और डनकर्क बीच पर फंसे सैनिकों की संघर्ष कथाएं। करीब 3.5 लाख सैनिक बचाए गए, लेकिन भारी नुकसान भी हुआ। 4 जून 1940 तक करीब 3.5 लाख सैनिकों को सुरक्षित वापस लाया गया, पर बुरी खबर ये थी कि ज़्यादातर मिलिट्री इक्विपमेंट वहीं छोड़ना पड़ा। ब्रिटेन और फ्रांस की सेना तो बच गई, लेकिन सामरिक ताकत को भारी नुकसान हुआ। 22 जून 1940 को फ्रांस ने औपचारिक रूप से सरेंडर कर दिया और अब यूरोप की राजनीति में एक अहम मोड़ आया। इटली, जहां डिक्टेटर मुसोलिनी सत्ता में थे, अब हिटलर के साथ हाथ मिला लेते हैं। इटली और जर्मनी ने पैक्ट ऑफ स्टील साइन किया और मिलकर फ्रांस व ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। 10 जून 1940 से लेकर जुलाई तक हिटलर की जर्मनी ने लगभग पूरा यूरोप कब्जे में ले लिया था। अब तक हिटलर ने कब्जे में थे ऑस्ट्रिया, पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, लक्समबर्ग, नीदरलैंड्स और अब फ्रांस। अब सिर्फ 3 बड़े नाम बचे थे, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और अमेरिका। अमेरिका कभी भी इस वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा नहीं बना था। तो अब अगले वीडियो में जानेंगे कैसे ब्रिटेन ने जर्मन को हराया था। थैंक यू सो मच।